हेलो फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट गौतम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन का पार्ट 1 जो एनसीईआरटी किताबों के महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं और साथ साथ समझते हैं। पहला टॉपिक है बंधुओं, एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में बांटा गया है, यानी 6 थीमों में इसे विभाजित किया गया है। आपको माइंड में रखना है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार हैं। पहला है परिवार एवं मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है पानी, चौथा है आवास और पांचवा है यात्रा और छठा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। आपको इस तरह से आपको याद रखना है कि हम लोग परिवार में रहते हैं। परिवार में आपको भोजन की ज़रूरत पड़ती है, फिर पानी की ज़रूरत पड़ती है। अब पानी की ज़रूरत पड़ गई साथियों तो उसके बाद आपको रहने की ज़रूरत है, यानी आवास की ज़रूरत है। फिर आपको आवास मिल गई तो फिर आपको कहीं घूमने का होगा तो यात्रा करना है। फिर लास्ट में बंधु आपको याद रखना है कि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, यानी परिवार के साथ आपको पानी, भोजन, भोजन के बाद पानी, पानी के बाद आवास, उसके बाद यात्रा, उसके बाद हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। इस तरीके से आपको माइंड में रखना है। अब दोस्तों हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, यानी मधुमक्खी पालन की ओर बढ़ते हैं। मधुमक्खी पालन के बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, मधुमक्खी पालन जो है बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िला का जो बोचहा गांव है, इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर का बोचहा गांव। लीची के फूल मधुमक्खी को बहुत लुभाते हैं, उसको बहुत पसंद है, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालकर शहर सॉरी यहाँ पर जो है ना बंधुओं, यहाँ पर गलत ये टाइप हो गया, यहाँ पर होगा शहद। शहद बनाने का काम करते हैं। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है। इस चीज़ को आपको बिल्कुल नोट करना है बंधुओं। ये जितने भी आपके जो कलर किए हुए हैं इसको आपको माइंड में रखना है, ताकि आपको, मैंने इसको इसलिए कलर कर दिया ताकि आप लोग को याद करने में, समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो बंधुओं, मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है। अक्टूबर से दिसंबर महीने में मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है। क्वेश्चन आता है कि मधुमक्खी के अंडे देने का समय कब आता है, तो अक्टूबर से दिसंबर, और यही मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी सही समय होता है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। लीची के फूल कब खिलते हैं? फरवरी महीने में। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती है। ये दिन भर काम करती है, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। उससे दूसरे मक्खी को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। वह रस से शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी काम करने वाली मक्खी का ही होता है, और बच्चों को पालने का भी। मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। इस बक्से में चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। नर मक्खी छत्ते के लिए खास काम नहीं करते हैं। मधुमक्खी के डंक को फॉर्मिक अम्ल होता है। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में बहुत कई बार परीक्षा में आ चुके हैं कि मधुमक्खी के जो डंक होते हैं उसमें, उस डंक में क्या पाए जाते हैं, तो उसमें पाए जाते हैं दोस्तों फॉर्मिक अम्ल। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चींटियाँ के बारे में हम लोग अब जानेंगे। दोस्तों, चींटियाँ मिलजुल कर रहती है। चींटियों का काम बटा हुआ रहता है। रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटी का काम है आपको बिल का ध्यान रखना, और काम करने वाली चींटी भोजन को ढूंढकर बिल तक लाती है। चींटी चलते समय ज़मीन पर कुछ छोड़ती है, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटी को रास्ता मिल जाता है। दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो है ना समूह में कौन कौन से
रहते हैं। तो क्वेश्चन बार बार आता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो दोस्तों समूह में एक चींटी रहते हैं, एक दीमक रहते हैं, एक ततैया रहते हैं। तो इस तरह के प्रश्न कई बार आ चुके हैं कि क्वेश्चन आते हैं कि समूह में कौन कौन से रहते हैं, तो दीमक, चींटी, ततैया। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते रहना है। और अब रेशम का कीड़ा के बारे में हम लोग जानेंगे। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। अब हम मच्छर के बारे में जानेंगे। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बंधुओं कि मच्छर हमें कैसे पहचानते हैं, पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। अब हम जानते हैं कि मच्छर से कौन कौन सा बीमारी होता है। दोस्तों मच्छर से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये 3 बीमारी होते हैं। ये कई बार प्रश्न आए हुए हैं और इस बात को आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मच्छर से कौन कौन सी बीमारी होते हैं। तो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। अगला है, रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया का मच्छर पैदा होता है। क्वेश्चन आता है बंधुओं कि मलेरिया का मच्छर कहाँ पे पैदा होता है? इकट्ठे हुए पानी में। इकट्ठे हुए पानी का मतलब है जैसे आपको फ्रिज के रेफ्रिजरेटर होता है, उसके पीछे में जो पानी जो गंदा कचरा जो निकलता है उसमें होता है, यानी जहाँ भी इकट्ठा पानी है वहाँ पर मलेरिया का मच्छर पैदा होता है। अब मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए बंधुओं पानी में तेल डालना चाहिए। क्या डालना चाहिए? तेल डालना चाहिए। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का जो लार्वा है वो बिल्कुल तरीके से वो मर जाता है। अब हम कुत्ता के बारे में जानते हैं। अब कुत्ता के बारे में, कुत्ता की गलियों में अपनी अपनी जगह बटी हुई थी। प्रत्येक कुत्ता का अपना अपना एक गली होता है और एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया है। अब हम चूहा के बारे में जानते हैं। चूहा के बारे में अब हम लोग जानेंगे। दोस्तों चूहा को देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन उसको सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। अगला है उल्लू। उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये भी कई बार प्रश्न आ चुके हैं कि कौन से ऐसे पक्षी हैं जो कि गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। वो है उल्लू। उल्लू ही एक ऐसा पक्षी है जो कि गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। अगला है बंधुओं चील, बाज और गिद्ध। चील, बाज और गिद्ध। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख सकता है। 4 गुना। ये भी कई बार प्रश्न आए हुए हैं। चील की पूँछ खांचे वाली होती है। चील की जो पूँछ होती है वो खांचे वाली होती है। गिद्ध मरे हुए जानवर को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता रहता है। अब अगला है कलचुरी पक्षी। इसको 2 नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम है इंडियन रोबिन। कलचुरी पक्षी का दूसरा नाम है इंडियन रोबिन। कहीं कहीं प्रश्न आता है कि इंडियन रोबिन के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ जाता है, लेकिन दोस्तों अगर उसके बारे में हम लोग जानेंगे तभी हम लोग सही जवाब दे पाएंगे। कलचुरी पक्षी का नाम है इंडियन रोबिन भी। अब हम लोग कलचुरी पक्षी के बारे में जानेंगे। कलचुरी पक्षी पत्थरों के बीच घोंसला बनाता है। इनके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। ये भी कई बार प्रश्न आए हुए हैं कि कलचुरी पक्षी की जो घोंसला होता है, घोंसला में कौन कौन सा वस्तु पाया जाता है? तो उसमें है नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई, ये सब बिछा रहता है। ये छोटे छोटे कीड़े को खाती है। इनकी जो चोंच है लाल होती है। ये भी कई बार प्रश्न आए हुए हैं कि कौन सा पक्षी है जिसके चोंच अंदर से लाल होते हैं? वो है कलचुरी पक्षी। अब हम
कौवा के बारे में जानेंगे। कौवे के घोंसले में लोहे का तार और लकड़ी की टहनी जैसी चीज़ें भी होती है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। यही एक पक्षी है जो कि पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। और कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, देता है लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर होगा सेता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि कोयल के अंडे को जो है ना कौवा वह सेता है। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, मैना के बारे में जानेंगे। तो मैना ही एक ऐसा पक्षी है जो कि झटके से गर्दन को आगे पीछे घुमा सकता है। कई बार इसके बारे में भी प्रश्न आया है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि झटके से गर्दन को घुमा सकता है, वह है मैना। अब हम अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, फाख्ता के बारे में जानते हैं। फाख्ता एक पक्षी है जो कि कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। अब हम गौरैया के बारे में जानते हैं। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। गौरैया ही एक ऐसा पक्षी है जो कि अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। अगला टॉपिक है बंधु, वसंत गौरी। बसंत गौरी भी एक पक्षी है जो कि गर्मी के दिनों में टुक टुक करते रहती है। उसका आवाज़ हमेशा टुक टुक करते रहती है और पेड़ के तने में गहरा छेद करके उसमें अपना अंडा देती है। तो बंधुओं, ये भी ध्यान रखना है कि बसंत गौरी गर्मी के दिनों में टुक टुक करती है और पेड़ के तने में गहरा छेद बना करके उसमें अंडे देती है। अगला टॉपिक है कबूतर। कबूतर के बारे में हम जानते हैं। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाते हैं। ये तो आप लोग बहुत ही इजी तरीके से जानते होंगे, क्योंकि कबूतर तो आप लोग बहुत सारे देखे होंगे और उसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे। अगला टॉपिक है बंधु, दर्जन चिड़िया, जो कि नाम से ही स्पष्ट पता चल रहा है कि दर्जन चिड़िया का मतलब है दर्जी। दर्जी काम क्या होता है बंधु? सीने का काम होता है, तो वही है दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्ते को सी लेती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नुकीली चोंच से वो दर्जन चिड़िया सी लेती है और उनमें एक थैली सी बना होती है और उसमें अंडे देती है। अगला टॉपिक है शक्करखोरा। शक्करखोरा भी एक पक्षी है बंधु, और शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ जो है ना ये घोंसला बनाती है। अब कई बार प्रश्न आए हुए हैं कि लटकता हुआ घोंसला किसका होता है? वह शक्करखोरा का, जो कि लालटेन आकार का होता है। ये कई बार भी इस तरह का भी प्रश्न आए हुए हैं मेरे साथियों कि लालटेन आकार का या लटकता हुआ घोंसला कौन सा पक्षी का होता है? वह है शक्करखोरा। इसका घोंसला में जो है ना बाल, मकड़ी के जाल, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चित्रों से बना होता है। कपड़ों का चित्रा भी जो है ना वो बिछा हुआ रहता है घोंसला में। अब हम नरवीवर पक्षी के बारे में जानेंगे। नरवीवर पक्षी भी एक पक्षी है जो मादा वीवर सभी घोंसलों को देखती है। नर वीवर बनाता है और मादा वीवर क्या करती है? वो घोंसले को देखती है और उनमें जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसी में वो अंडे देती है। यानी नर वीवर कई घोंसले को बनाता है और मादा देखती है कि सबसे कौन बेस्ट है, जो बेस्ट होगा उसी में वह अंडा देती है। अब हम पक्षी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। इतना आप लोग को जानना है कि पक्षी जो है अगर घोंसला बनाती है तो सिर्फ अंडे देने के लिए। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वो घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं। पेड़ों पर, ज़मीन पर, पानी में इत्यादि जगह वो घूमते रहते हैं। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं, यानी उन पर नज़र डाल लेते हैं।
जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है, और जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आँखों एक ही चीज़ पर होती है। ज़्यादातर पक्षियों की आँखें की पुतली घूम नहीं सकती और वह गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। दोस्तों, पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने पंख झड़ते रहते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। पक्षियों के कान नहीं दिखते हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके होते हैं, और पक्षी इन्हीं की मदद से सुनता है। दोस्तों, ये तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और अब अगला टॉपिक है जानवर। थोड़ी जानवर के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, जानवर की खाल पर जो डिजाइन होते हैं उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। बहुत बार प्रश्न आया हुआ है कि जानवरों के खाल पर जो डिजाइन होते हैं वो किस कारण से होते हैं, तो बालों के रंग के कारण होते हैं। दिन में जागने वाले जानवर कुछ ही रंग को देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर सिर्फ काली और सफ़ेद रंग को ही देख पाते हैं। ये भी कई बार प्रश्न आया हुआ है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली है। आप जानते होंगे कि ठंडी के दिनों में जब सर्दी आती है तो छिपकली आपको घरों में नहीं मिलती, वो पता ही नहीं कहाँ चला जाता है, यानी गहरी नींद में कहीं जाके छुप जाती है। अगला है, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकत करने लगते हैं। इससे जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है, उसकी भाषा होती है। जैसे हम मानवों की अपनी भाषा है, उसी तरह जानवरों की भी अपनी एक पूरी भाषा होती है। जिन जानवरों के बाहरी कान होते हैं वो और शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं। आप इतना जान लें, जिस जानवर के कान बाहर से दिख रहा है और देख पा रहे हैं कि उसे कान है और शरीर पे बाल है, वो निश्चित तौर पर बच्चे देते हैं। और जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पे बाल नहीं होते हैं वो अंडे देते हैं। ये कई बार प्रश्न आया हुआ है कि जिनके कान दिख रहे हैं और शरीर पे बाल है वो बच्चे देंगे, और जिन जानवरों के बाहरी कान हैं और शरीर पर बाल नहीं है तो वो अंडे देते हैं। स्तनधारियों की विशेषता के बारे में थोड़े जान लेते हैं। साथियों, स्तनधारियों की विशेषता में इनके शरीर में बाल का पाए जाना और कान के मध्य में 3 अस्थियां यानी हड्डी, जैसे मेलियन इंकस स्टेप्स। ये कई बार प्रश्न आया हुआ, इसको आपको याद कर लेना है कि स्तनधारियों के जो शरीर पर बाल का जो बाल जो पाया जाता है और कान के मध्य भाग में यानी कान के बीच में 3 एक छोटी छोटी हड्डी होती है, वो हड्डी का नाम है मेलियन इंकस स्टेप्स। ये आपको याद कर लेना है। अगला है, कुछ प्रजातियों को छोड़ दें लगभग सभी स्तनधारी वर्ग बच्चे देते हैं, और तथा कुछ जानवर में ये नहीं पाए जाते हैं, वो अंडे देते हैं। अगला टॉपिक है बंधु, हाथी। अब थोड़ी हाथी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, हाथी को आप लोग बहुत ही देखे होंगे, और जो नहीं देखे हैं तो सुने भी होंगे हाथी क्या होता है। तो अब हम हाथी के बारे में थोड़ी जान लेते हैं। हाथी को पानी और कीचड़ बहुत पसंद है, पानी और कीचड़। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है, इसलिए उसको पसंद है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता है। 3 महीने का हाथी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आता है कई बार आया हुआ। 3 महीने का हाथी 200 केजी वजन का होता है। जो 3 महीने का जो बेबी होता है, जो बेबी हाथी होता है, वो 2 क्विंटल का होता है, यानी 200 केजी का। एक बड़ा हाथी एक दिन में 1 क्विंटल यानी 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ये भी कई बार प्रश्न आया हुआ।
अगर बड़े हाथी की बात किया जाए खाने की तो 1 क्विंटल यानी 100 केजी, और 3 महीने का हाथी का वज़न पूछा जाए तो 2 क्विंटल यानी 200 केजी का वज़न होता है। अगला है हाथी बहुत कम आराम करता है। दोस्तों एक दिन में जो हाथी है 2 से 4 घंटे ही सोता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि 2 से 4 घंटे ही हाथी सोता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे का मदद करता है। अब थोड़े हाथी का झुंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। साथियों, झुंड में केवल हथनी और बच्चे ही होते हैं, इसमें हाथी नहीं होते, हथनी और बच्चे ही होते हैं हाथी के झुंड में। ये भी कई बार प्रश्न आया हुआ है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ये भी कई बार प्रश्न आया हुआ, कई बार प्रश्न बना है कि झुंड में, हाथी के झुंड में मतलब बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। इस झुंड में 10 से 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक हाथी उस झुंड में रहता है। जो भी बेबी हाथी है, जो बच्चा है, 14-15 साल तक अपने झुंड में रहता है। फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो वो झुंड छोड़कर चला जाता है। अब हम स्लॉथ के बारे में जानेंगे। दोस्तों स्लॉथ बहुत ही आलसी इसको जानवर कहा जाता है, और देखने में तो दोस्तों ये भालू जैसा होता है, लेकिन ये भालू नहीं होता है, बिल्कुल भालू से अलग होता है। ये दिन में करीब 17 घंटे सोता है, 17 घंटे, इसलिए इसको कहा गया है ये आलसी जानवर। उल्टे लटक कर आराम से सोते रहता है। वो पैर पर क्या करता है, उल्टे लटक करके सोते रहता है। ये सप्ताह में एक बार ही सोच के लिए पैर से नीचे उतरता है, नहीं सप्ताह में जो है ना एक ही बार उतरता है। बाकी वो क्या करता है, पैर पर जो है उल्टा लटक करके सोते रहता है, और जब उसको भूख लगता है तो उसी पेड़ का जो पत्ती होता है उसी को खाते रहता है। जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खा कर के अपना पेट भरता है। 40 वर्ष अपने जीवन काल में वह 8 पेड़ पर ही घूमते हैं, यानी उसका जो जीवन काल है साथियों उनका 40 वर्ष है, और 40 वर्ष में ही 8 पेड़ पर वो घूमता है, यानी एक पेड़ पर 5 वर्ष तक ही रहता है, फिर दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं। अगला है दोस्तों सांप। थोड़ी सांप के बारे में भी जान लेते हैं। हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं, मात्र 4 तरह के। इनके नाम हैं नाग, करैत, दुबैया तथा अफाई। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कई बार प्रश्न बने हैं कि हमारे देश में, भारत में जो जहरीले सांप पाए जाते हैं वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं। वो है 4 प्रकार के, जो कि नाग है, करैत है, दुबैया है तथा अफाई है। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाया जाता है। दोस्तों ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सीरम जो बनता है सांप के ही जहर से बनता है, और उसी से मेडिसिन से उसका सांप का जहर उतरता है। सांप के नुकीले दांत होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, पूरे निगल जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। जब वह ज़मीन पर हुए कंपन, जब भी वो ज़मीन पर जब कंपन होता है उसी कंपन को भांप लेता है, उसी से महसूस कर लेता है, उसी से वो जान लेता है। सपेरों को कालबेलिया कहा जाता है। ये भी कई बार प्रश्न आया हुआ है। सपेरियों को कालबेलिया कहा जाता है, और कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती है। ये कई बार प्रश्न आया हुआ है। सपेरों को कालबेलिया कहा जाता है, और कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती है। दोस्तों अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करूँगा, क्योंकि काफ़ी इसका टाइम हो गया है। बाकी क्योंकि मैं एक ही बार वीडियो डालूँगा तो आप लोग को भी कई काम रहता है, कंटिन्यू पढ़ते पढ़ते माइंड इधर उधर हो जाता है। तो मैं सोचा कि इसको मैं पार्ट बाय पार्ट आपके बीच लाऊँगा, और ताकि आप लोग का जो है ना तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। और मैं पार्ट बाय पार्ट अगले पार्ट में जो कुछ बचे हुए हैं और अगले पार्ट में मैं लाऊंगा, और इसके कई पार्ट मैंने बनाया है। और ये तो पार्ट 1 है, और अगली पार्ट 2 आएगी जो कि अगली वीडियो में आएगी। मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे।